हेलो दोस्तों, जैविक का लीगल एंड एबिलिटी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 1 है और टॉप 15 15 सेट का है। उसमें ये पहला सेट है। यहाँ पे आपको जैविक का एक मेगा ऑफर मिल रहा है जो कि स्टार्ट होता है ₹600 से, जिसमें 80% डिस्काउंट भी अभी आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच। इनमें से कौन सा चीज़ जो है मैच नहीं कर रहा है, यानी बाकी सारी चीज़ें मैच कर रही हैं बट इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसा ऑप्शन है जो मैच नहीं कर रहा है। ए ऑप्शन है द करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक इस्टेब्लिश्ड अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 स्टेट बैंक है ये, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सही ऑप्शन नहीं है इसका। दूसरा, ए प्रिंसिपल कोऑपरेटिव बैंक इन डिस्ट्रिक्ट, वो क्या चीज़ से है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो गया वो, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर है ए कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज टू इन फाइनेंस इट्स मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रेडिट सोसाइटी का जो बोलते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ये पहला मकसद क्या है कि फाइनेंस करना अपने मेंबर को, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का। तो ये सबसे, ये एक ऑप्शन जो है सही है। फिर हो गया बैंक विच प्रमोट्स एन आरआरबी, जो बैंक प्रमोट करती है आरआरबी को, बेसिकली उसे हम स्पॉन्सर बैंक बोलते हैं। ये बात भी सही है। तो कौन सी बात गलत थी इसमें, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर प्रोविजंस ऑफ सरफासी एक्ट सिक्योरिटी रिसिप्ट एविडेंसेस। देखिए अब समझिए, जब सरफासी एक्ट होता है तो उसमें जो सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलता है उससे एविडेंस हो गया, क्या चीज़ का एविडेंस, यानी प्रूफ हो गया। क्या चीज़ का प्रूफ है, ए ऑप्शन है अनडिवाइडेड राइट और इंटरेस्ट ऑफ द परचेजर इन द सिक्योरिटी। बोलता है एक तरह का अनडिवाइडेड राइट है या इंटरेस्ट है परचेजर का सिक्योरिटी में, बी ऑप्शन हो जाएगा। इंडिपेंडेंट राइट और इंटरेस्ट ऑफ द परचेजर इन द सिक्योरिटी, बोलते हैं इंडिपेंडेंट राइट होता है या इंटरेस्ट होता है सिक्योरिटी का, परचेजर का सिक्योरिटी पे, सी ऑप्शन है। एक्सक्लूसिव राइट और इंटरेस्ट ऑफ द परचेजर इन द सिक्योरिटी, एक्सक्लूसिव राइट या इंटरेस्ट हो गया परचेजर का सिक्योरिटी में, डी ऑप्शन एक्सक्लूसिव राइट और इंटरेस्ट ऑफ द सेलर इन द सिक्योरिटी, एक्सक्लूसिव राइट है या इंटरेस्ट हो गया सेलर का सिक्योरिटी पे। तो यहाँ पे जो बेसिकली हो गया सही ऑप्शन क्या है, ए अनडिवाइडेड राइट है। क्या अनडिवाइडेड राइट है या इंटरेस्ट परचेजर का सिक्योरिटी में। क्वेश्चन नंबर 3, ए बैंक हैज मेड पेमेंट अक्रॉस द काउंटर ऑफ, ठीक है, बैंक हैज मेड पेमेंट अक्रॉस द काउंटर of a check issued as a cross check and the holder claims damages from the bank, under which circumstances bank is liable। बोलता है कि बैंक जो है यहाँ पे क्या किया, पेमेंट कर दिया है, वो भी काउंटर में किया है, ठीक है, किसका, चेक जो कि क्रॉस था, क्रॉस चेक का। होल्डर जिसके पास चेक है वो क्लेम कर रहा है डैमेजेस का बैंक से। तो क्या बैंक यहाँ पे क्या चीज़ के लिए लाइबल होगा, ए ऑप्शन है टू द ड्रॉअर ऑफ द चेक, बी ऑप्शन है टू द ट्रू ऑनर ऑफ द चेक डेट इज होल्डर, सी ऑप्शन है टू द ड्रॉअर एंड आल्सो द पे, डी ऑप्शन ऑल द अबव। देखिए एक चीज़ समझिएगा, बैंक अगर कोई चेक क्रॉस्ड किया हुआ है उसको काउंटर पे पेमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, पेमेंट उसी केस में होगा अगर मान लीजिए जो ड्रॉअर है वो खुद पैसा निकालने आएगा, जैसे चेक बनाए वो खुद पैसा निकालना है तो हो सकता है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं। अगर होल्डर को दे रहा है तो कोई दूसरा आदमी को दे रहा है तब पैसा कैसे पे कर सकते हो काउंटर से, नेचुरल सी बात है। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी आती है ड्रॉअर के ऊपर तो कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी बैंक की, पर ऑनर के ऊपर आएगी ना, होल्डर के ऊपर आएगी। जिसके पास चेक है उसके ऊपर बैंक लाइबल हो जाएगा, बैंक को पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, ए बैंक मेक्स पेमेंट ऑफ टू चेक्स विच इज लेटर फाउंड that the signature of the drawer is forced. The first account is that of a company, second account is a joint account in which signatures of one of the account holders are real। बोलता है बैंक को यहाँ पे, जो बैंक थी आपकी, उसने पेमेंट किया है दो तरह की चेकों का, ठीक है, जहाँ पे जो सिग्नेचर मिला है वो जाली मिला है, ड्रॉअर का सिग्नेचर फोर्स्ड है, नकली है। जो पहला अकाउंट करता है कंपनी का वो क्या है, पहला चेक किसका है, कंपनी का है। सेकंड वाला किसका है, वो है ज्वाइंट अकाउंट। सेकंड क्या है, ज्वाइंट अकाउंट है, जहाँ सिग्नेचर्स जो होता है अकाउंट होल्डर का, इसमें से एक जो अकाउंट होल्डर होंगे वो रियल होते हैं। अब देखिए ए ऑप्शन है बैंक इज लायबल फॉर द फर्स्ट चेक एंड फॉर द हाफ अमाउंट इन द सेकंड केस। बैंक यहाँ पे लायबल हो जाएगा पहला चेक के लिए और आधा अमाउंट होगा सेकंड चेक केस में। बी ऑप्शन हो जाएगा बैंक इज लायबल फॉर बोथ द केसेस, बोथ द चेक्स, बैंक यहाँ पे लायबल होगा दोनों केसेस के लिए। सी ऑप्शन हो जाएगा बैंक इज लायबल फॉर द फर्स्ट चेक एंड नॉट लायबल फॉर द सेकंड चेक, बैंक यहाँ पे लायबल होगा फर्स्ट चेक के लिए, ना कि लायबल होगा सेकंड चेक के लिए। बैंक डी ऑप्शन बैंक इज नॉट लायबल फॉर एनी चेक इफ पेमेंट इज मेड इन ड्यू क्रॉस,
बोलता है बैंक अवेलेबल किसी भी तरीके से नहीं होगा, पेमेंट को ड्यू कोर्स में किया जाता है। पहली बात समझिए, एक बात था क्या चीज़ का, फोर्ज्ड। फोर्ज्ड का मतलब क्या होता है, जाली, नकली। तो बैंक में कोई काम नकली होती है क्या, जाली होता है। अगर पहला अकाउंट कंपनी का जिसमें जाली साइन है तो पूरा पैसा पे करेंगे और आधा पैसा पे करेंगे ज्वाइंट अकाउंट में, नहीं। चेक चाहे उसमें 10 अकाउंट होल्डर का मिलकर भी साइन क्यों ना हो, अगर एक साइन भी जाली है तो बैंक को पूरा पैसा पे करना होगा। यानी दोनों ही कैसे बैंक लायबल होगा चेक्स के लिए, और फुल अमाउंट के लिए होगा, फुल अमाउंट, हाफ अमाउंट नहीं है बल्कि लायबल होगा फुल अमाउंट के लिए, भी लिख लीजिए। ठीक है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर फेमा द टर्म ऑथराइज्ड पर्सन मीन्स। फेमा का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, इसके तहत ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है, ये ऑप्शन ऑथराइज्ड डीलर्स, बी ऑथराइज्ड डीलर्स, मनी चेंजर्स, ऑल बैंक्स। सी बी ऑप्शन ऑथराइज्ड डीलर्स एंड ऑल बैंक्स। सी ऑप्शन ऑथराइज्ड डीलर्स एंड मनी चेंजर्स। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। नेचुरल सी बात है, जो ऑथराइज्ड पर्सन यहाँ पे सारे लोग हो जाएंगे, ऑल द अबव यानी मनी डीलर, मनी चेंजर, ऑथराइज्ड डीलर, ऑल बैंक्स। ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन आएगा इसके, गलत बोल दिया, सी नहीं रहेगा यहाँ पे, सही ऑप्शन है डी, डी ही रहेगा, ऑल द अबव हो जाएगा, ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर्स, ऑल बैंक सब आ जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बैंक्स कैन इश्यू नोटिस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर सरफासी एक्ट व्हेन। बैंक कब इशू करता है नोटिस इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट का, सरफासी एक्ट में। ए ऑप्शन है, देयर इज डिफॉल्ट बाय बोरोवर एंड सिक्योरिटीज इन पोजीशन ऑफ द बैंक। डिफॉल्ट जब बोरोवर करता है, सिक्योरिटी भी बैंक के हाथ में होगा। बी ऑप्शन है, द अकाउंट इज एनपी एंड सिक्योरिटीज इन पोजीशन ऑफ बैंक। अकाउंट अगर एनपी हो जाए, सिक्योरिटी बैंक की पोजीशन में हो। सी ऑप्शन है, द अकाउंट इज सूट फाइल्ड एंड सिक्योरिटीज इन पोजीशन ऑफ बैंक। अकाउंट अगर सूट फाइल्ड है, सिक्योरिटी बैंक की पोजीशन में। डी ऑप्शन है, अकाउंट इज सूट फाइल्ड एंड सिक्योरिटीज इन पोजीशन ऑफ बोरोवर। अकाउंट जो सूट फाइल्ड है, सिक्योरिटी बोरोवर के हाथ में। बताइए। नेचुरल सी बात है, बैंक इशू तभी कर सकता है सरफासी एक्ट जब सिक्योरिटी उसके पोजीशन में होगा। ठीक है, यानी अकाउंट क्या है, एनपीए होना चाहिए। अकाउंट एनपीए होगा, पहला चीज़ सही मत समझिए, अकाउंट एनपीए है, सिक्योरिटी किसके पास है, बैंक के हाथ में है, यानी सही ऑप्शन बी हो जाएगा। X appointed Y as his agent to operate his account and route business transactions through Y's personal account. Also, Y misappropriated the proceeds of a check in the name of X but deposited by Y in his personal of a check in the name of X but deposited by Y in his personal account. X sends notice to the bank for negligence and conversion. तो यहाँ क्या कर रहा है सुनिएगा सबको, X ने अपॉइंट कर दिया Y को, ठीक है, वो उसका एजेंट के रूप में ऑपरेट करेगा उसका अकाउंट, ठीक है, बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, इतना ही नहीं बल्कि वाई अपना पर्सनल अकाउंट भी उसमें यूज़ कर सकता है। हाँ, बाद में आगे वाई ने मिस अपडेट कर दिया इस अकाउंट को, अब वो सारा जो चेक आया अपने नाम पे जमा करने लगा। ठीक है, चाहे एक्स का पर्सनल अकाउंट आया उसको भी जमा करने लगा। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि नोटिस भेजा, एक्स ने क्या भेज रहा है, यहाँ पे नोटिस भेजता है बैंक को कि आपने ध्यान नहीं दिया, नेग्लिजेंस और कन्वर्जन की बात कर रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा, बैंक इज लायबल फॉर कन्वर्जन एज वाई हैज डन समथिंग दैट बैंक शुड नॉट हैव अपरेंटली। बोलता है कि एक्स बैंक यहाँ पे लायबल होगा कन्वर्जन के लिए, वाई के लिए, क्योंकि बैंक ने वैसा कुछ काम को जिसने नहीं करना चाहिए था। बी ऑप्शन हो जाएगा, बैंक इज लायबल सिंस इट इज ए केस ऑफ कंसर्न। बैंक यहाँ पे लायबल होगा क्योंकि केस है कंसर्न का। सी ऑप्शन हो जाएगा, बैंक इज नॉट लायबल बिकॉज एक्स हैड गिवन स्पेसिफिक अथॉरिटी वाई टू यूज हिज पर्सनल अकाउंट ऑल्सो। बोलते बैंक यहाँ पे लायबल नहीं होगा क्योंकि एक्स ने यहाँ पे स्पेसिफिक अथॉरिटी दिया है वाई को कि यूज़ कर सकता है उसका पर्सनल अकाउंट भी। डी ऑप्शन हो जाएगा, बैंक इज नॉट लायबल बिकॉज फॉर एजेंट एक्शन द प्रिंसिपल इज लायबल। बोलते बैंक यहाँ पर लायबल नहीं होगा क्योंकि बैंक यहाँ पर लायबल नहीं होगा अपने एजेंट के एक्शन के लिए, ना प्रिंसिपल यहाँ पे लायबल होगा, सिर्फ प्रिंसिपल ही लायबल होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि बैंक को किसी भी एंगल से आप लायबल नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स ने स्पेसिफिक अथॉरिटी दिया था वाई को, भाई कि तुम मेरा ये अकाउंट यूज़ करो। ठीक है, तो इसमें भाई बैंक की कहाँ से कोई बात आई, कोई बात नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सबसे बढ़िया है। बैंक को किसी भी एंगल से लायबल आप नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। शब्द को ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट।
विथ रिगार्ड टू डेफर्ड पेमेंट गारंटी। डेफर्ड पेमेंट गारंटी के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है वो आपको बताना होगा। सही नहीं है वो पूछ रहा है, यानी गलत है, बाकी सारी बातें सही हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा, गारंटी इज इशूड नॉर्मली फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर। बोलते गारंटी इशू की जाती है परचेज करने के लिए कैपिटल एसेट्स को लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए सप्लायर से। बी ऑप्शन है, गारंटी इज इशूड इन ल्यू ऑफ टर्म लोन एंड अप्रेजल इज ऑल्सो डन लाइक ए टर्म लोन। गारंटी को इशू किया जाता है जैसे टर्म लोन को करते हैं उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हैं, अप्रेजल करते हैं, टर्म लोन की तरह करते हैं इसको गारंटी को। फिर होता है डिफरेंस बिटवीन टर्म लोन एंड सच गारंटी इज ऑफ आउटले ऑफ फंड्स। मतलब जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है टर्म लोन गारंटी का होता है फंड्स के हिसाब से, आउटले ऑफ फंड्स को किस तरीके से डिस्पर्स किया जाता है। डी ऑप्शन है, बैंक रिकॉर्ड सच गारंटीज इन द बैलेंस शीट अंडर द टर्म लोन इन द शेड्यूल 9 ऑफ बैलेंस शीट। बोलते बैंक रिकॉर्ड करता है इस तरह की गारंटी को बैलेंस शीट में, टर्म लोन में, शेड्यूल 9 ऑफ बैंक बैलेंस शीट में। इसमें से पूछ रहा है कौन सी बात गलत है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ये जो बात था बैलेंस को रिकॉर्ड करने का शेड्यूल 9 में जहाँ पे टर्म लोन करते हैं, ये बात गलत है, बाकी सारी बातें सही है। गारंटी को नॉर्मली यूज़ किया जाता है परचेज करने के लिए कैपिटल एसेट्स के लिए, लॉन्ग टर्म क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर के लिए, ये सही है। गारंटी को हम बिल्कुल उसी तरीके से सैंक्शन होता है जैसे कि टर्म लोन होता है। अंतर जो होता है टर्म लोन और गारंटी में वो क्या है, फंड के ऊपर है कि किस तरीके से फंड को डिस्पर्स किया जाता है। क्वेश्चन बनाएंगे, बैंक एक्स गिव्स ए गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ वन ऑफ इट्स कस्टमर अगेंस्ट सम पेमेंट्स टू बी डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन ए पेंडिंग कोर्ट केस, सच गारंटी कैन बी क्लासिफाइड एज। बोलता है जो बैंक ने यहाँ पे बैंक एक्स ने कुछ यहाँ पे बैंक गारंटी दिया था अपने कस्टमर के बिहाफ पे, जहाँ पे उसको कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ा कस्टमर द्वारा कुछ पैसे यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा पेमेंट के लिए पेंडिंग कोर्ट केस में। इस तरह के गारंटी को हम लोग क्या क्लासीफाई करेंगे। ये ऑप्शन है फाइनेंशियल गारंटी, बी ऑप्शन परफॉर्मेंस गारंटी, सी ऑप्शन डेफर्ड पेमेंट गारंटी, डी ऑप्शन स्टैच्यूटरी गारंटी। ए ऑप्शन हो जाएगा ए और डी, बी ऑप्शन है ओनली ए, सी ऑप्शन है ओनली डी, डी ऑप्शन है बी और सी। इस केस में जो हो जाएगा ओनली डी हो जाएगा, यानी एक तरीके का क्या स्टैच्यूटरी गारंटी था, इसलिए यहाँ पे ओनली सी आएगा, यानी ओनली डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एज पर फेमा 1999 द टर्म फॉरेन एक्सचेंज डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। बोलता है जो फॉरेन एक्सचेंज, समझिए बात, फेमा 99 में क्या बोला, जो टर्म है आपका फॉरेन एक्सचेंज, समझिए जो टर्म यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, डू नॉट है, डू नॉट इंक्लूड। ए ऑप्शन है अमाउंट पेबल इन फॉरेन करेंसी, बी ऑप्शन है अमाउंट ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, सी ऑप्शन है डी ड्रॉन अब्रॉड बट पेबल इन इंडियन करेंसी, नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी बातें होंगी, ये जो अमाउंट पेबल होगा फॉरेन करेंसी में, ये भी बात सही है, इसमें फॉरेन एक्सचेंज में ये कवर होता है। जी डी जो कि ड्रॉ किया जाएगा इंडियन करेंसी बट पे करेंगे फॉरेन करेंसी में, ये भी सही होगा। फिर डी जो ड्रॉन होगा अब्रॉड बट पेबल होगा इंडियन करेंसी में, ये भी बात सही होगा। इसलिए इसमें तीनों बातें सही हैं, कोई गलत नहीं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, जेआईबी का हमारे यहाँ दो तरह का प्रोग्राम है, एक का नाम है पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स होता है, जिसमें कि जैसा भी आप वीडियो देख रहे हो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड होता है, और दूसरा जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स होता है। फेस टू फेस वीडियो कोर्स वो होता है जहाँ मैं बोर्ड पे जाके पढ़ाता हूँ, ये कोर्स सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, और ये कोर्स में बहुत ही डिटेल्ड होता है। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ है, ज़्यादा डिटेल्ड आप बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करने वाले हैं, फर्स्ट टाइम में ही पास कर जाइएगा। ठीक है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा यही कोर्स करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स ज़्यादा सेलिंग होता है, ज़्यादा पावरफुल कोर्स भी है। अब दोनों कोर्स को कंपेयर करते हैं, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है। यहाँ 6000 क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट है। वैलिडिटी की बात करेंगे लाइफ लॉन्ग है, यानी जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स पेपर 1 करेंगे 600 रुपये या 1200 रुपये, अकाउंटिंग का दाम है 800 रुपये 1500 रुपये, लीगल का दाम है 600 रुपये या 1200 रुपये, जेआईबी का कॉम्बो पे करेंगे 1500 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। ठीक है, जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू।